मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ भाई। हाँ। ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग का रिग्रेशन। तो इस रिग्रेशन क्या है, क्यों हम यूज़ करने वाला है, क्या इसका फैसिलिटी क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सेट्रा के बारे में आज हम डिस्कस करने वाला है। अगर आवाज़ का कोई इशू हो तो मुझे बताना। ओके। अभी ठीक है। ओके। सो रिग्रेशन क्या है? Regression analysis is a form of predictive model technique which investigate the relationship between the dependent and independent variables. तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर एक जो प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप होता है उसको ये इन्वेस्टिगेट करके प्रेडिक्ट करता है जो कुछ होने वाला है या नहीं। ये एक सुपरवाइज्ड मॉडल के एक पार्ट है। और So, the goal of the regression model is to build a mathematical equation that defines y as the function of x variable. तो मतलब यहाँ पर मेनली दो टाइप का वेरिएबल्स हमने ट्रीट करता हूँ। तो वो वेरिएबल्स क्या है? मैं पहले वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं। दो टाइप के वेरिएबल्स से हम डिस्कस करेंगे, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो द रिस्पॉन्स ऑफ द वेरिएबल हुज वैल्यू नीड टू बी प्रेडिक्टेड, जिसको हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं उस वेरिएबल्स को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब उसका नाम डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि उस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो और एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होगा। वो कौन सा वेरिएबल? वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसके जिस डेटा से प्रेडिक्ट करके, जिस डेटा के बेसिस से हम प्रेडिक्ट करके एक वैल्यू जनरेट करेगा, तो उसको बोलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So independent variable is the predictor variable used to predict this the response variable. अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम समझने के लिए एक चीज एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मार्कशीट का ग्रेडेशन का एक डेटा है किसी स्टूडेंट का, एक क्लास का, कुछ बच्चे का हमारे पास मार्क्स एंड ग्रेडेशन का एक वेरिएबल्स है, ये डेटा सेट है। तो उसमें मार्क्स एंड ग्रेडेशन को अगर हमने दो वेरिएबल्स के अंदर रख दिया तो मार्क्स होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो वो ये क्या कौन सा मार्क्स लेगा या नहीं लेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर हम ग्रेडेशन को चूज करते हैं। अगर 35 के नीचे हुआ तो फेल हुआ, अगर 35 से ऊपर हुआ तो पास हुआ, अगर 80 अबव हुआ तो ए प्लस अबव ए ग्रेडेशन हुआ, etc etc. So the gradation is dependent on the marks. So marks is the independent variable, but the dependent variable is dependent upon the marks, independent variable. And in this regression we need to predict the dependent variable. Is it clear? हाँ भाई। यस यस हाँ क्लियर। भाई, हाँ भाई। ओके। सो तो हमने रिग्रेशन के साथ क्या करने वाला है? द गोल ऑफ रिग्रेशन मॉडल इज टू बिल्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट डिफाइंस y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम अगर x वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझे और y को हम धरे एक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारा जो काम होगा वो x वेरिएबल से y वेरिएबल को जनरेट कर ये प्रेडिक्ट करना होगा। यही है रिग्रेशन का बेसिक फंडा। तो हम रिग्रेशन क्यों यूज करने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं। रिग्रेशन की मदद से हम कुछ चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे मार्क्स, उस मार्क्स के सपोज हमने we assume that we have 5 subjects. The 5 subjects in our syllabus, please someone
computer network, machine learning, distributed computing, data structure and data warehousing. तो हमने इस पूरी डेटा के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर हमने क्या वाई डिफाइन किया इन दैट एग्जांपल हमारा ओवरऑल जीपीए कैसा आएगा, राइट? तो एक मॉडल में अगर हमने पूरी डेटा को इनपुट दिया एक्स वेरिएबल मतलब उन मार्क्स को सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को, तो एक एज अ रिजल्ट एक ओवरऑल चीज देखने आएगा जो हर ही सब्जेक्ट में कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसका असर मेन जो सीजीपीए है उस पर ज़्यादा हो रहा है, जिसके कुछ कुछ सब्जेक्ट का फर्क से उस मेन ग्रेडेशन का सब मेन जो सीजीपीए हो वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है और कुछ के लिए उतना ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा है, राइट? तो जिससे तो जिससे जिन सब सब्जेक्ट्स के साथ जिन जिन सब सब्जेक्ट का मार्क्स के मुताबिक वो सीजीपीए बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है, उस उन सब्जेक्ट का जो स्ट्रेंथ है इन दिस मॉडल वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली जिन सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा हेरफेर होने से भी मेरा सीजीपीए नहीं डिफर कर रहा है। तो हम इस मदद से हम एक वेरिएबल का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मल्टीपल वेरिएबल होगा अगर, तो उनमें से किस वेरिएबल का स्ट्रेंथ इस मॉडल में ज़्यादा है या कम है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी मुताबिक हम एक फोरकास्ट भी कर सकते हैं जो क्या होने वाला है या क्या नहीं, एंड ट्रेंड फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। तो शायद ये स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेडिक्टर, ये स्ट्रेंथ ऑफ प्रेडिक्टर ये हम बाद में डिटेल से स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। सो रिग्रेशन की किसी दो टाइप्स का होता है मेनली, एक होता है लिनियर रिग्रेशन और दूसरा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये दो चीज क्या होता है? फर्स्ट आता है लिनियर रिग्रेशन। लिनियर रिग्रेशन एज द नेम सजेस्टेड it depends upon the variable and the continuous nature, and it creates a linear relationship. As the picture shown here, the relation which created here is a linear in form. और ये जो वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से ये मॉडल तैयार करेंगे, इस ये होगा इन कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, नॉट अ डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू से एक मॉडल ये जो इनपुट इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके? और जो रिलेशनशिप होता है वो है लीनियर रिलेशनशिप। तो इस ग्राफ में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से एक प्लॉट एक मॉडल खड़ा किया, तो उसमें हम देख रहा है जो रिलेशनशिप तैयार हुआ वो लीनियर इन नेचर है। तो इस जो रिग्रेशन ऑफ लाइन है इसको हम इस ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव रिग्रेशन और दूसरा होता है नेगेटिव रिग्रेशन। तो फर्स्ट समझ लेते हैं पॉजिटिव रिग्रेशन का क्या होता है। ऑन द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस देन इट्स अ पॉजिटिव। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक जितना बढ़ रहा है उसके मुताबिक डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू भी उतना ही बढ़ रहा है, तो ये होता है पॉजिटिव रिग्रेशन। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का बढ़ने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बढ़ने से डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू कम होता है तो उसको बोलता है हम नेगेटिव रिग्रेशन। सो on the increasing value of the independent variable, if the dependent variable decreases, it's a negative regression. तो हम देख ही सकता है यहाँ पर जो स्लोप है वो इस तरफ का होता है और यहाँ पर इस तरफ का होता है। तो इसके बाद आता है जो लीनियर रिग्रेशंस जो होता है वो किस दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल लीनियर रिग्रेशन और दो होता है मल्टी लीनियर रिग्रेशन। तो सिंगल लीनियर रिग्रेशन में हमने जो कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जिसके बेसिस पर हम कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल का
प्रेडिक्ट कर सके, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर रहते तो हम उस रिग्रेशन सिस्टम को कहेंगे सिंपल linear regression. As the picture shown here, it is an example of single linear regression, where x is a single unit. बट अगर हमारा पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल होगा तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन। और इसी में एक और चीज आता है, अगर हमने सिंगल लिनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीट किया तो हमने पहले जो बताया था, जो स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल्स, स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अ मॉडल, वो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट मतलब वो बस एक ही वेरिएबल पर डिफर करेगा। लेकिन अगर हमने मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीट किया तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर अंदर वो वैरी करेगा। सपोज हमने अगर एक प्रोजेक्ट का एक टीम बनाया, सामने आएगा तो हमने प्रोजेक्ट का टीम बनाया, तो उसमें कुछ कुछ सपोज 10 आदमियों का एक टीम बनाया, तो उसमें देखा जाए तो 3 आदमियों का आउटपुट वो बहुत ज़्यादा है, वही मैक्सिमम काम करता है, और बाकी 3 आदमियों का आउटपुट वो एवरेज है, वो ज़्यादातर काम नहीं करता, और वो बहुत उसका जो आउटपुट है इस प्रोजेक्ट में, उसका जो इनपुट है इस प्रोजेक्ट में वो बहुत लिमिटेड है, और 4 वाला जो है वो एवरेज है। तो स्ट्रेंथ के मुताबिक जो पहले जो 3 था, जिसका इस प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट में इनपुट बहुत ज़्यादा है, उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। जो बीच में जो 4 बच्चे थे उसका जो स्ट्रेंथ वो नॉर्मल होगा, और जो लिस्ट 3 है जिसका इनपुट सबसे कम है, उसका जो स्ट्रेंथ वो सबसे कम होगा। अगर प्रोजेक्ट का आउटपुट पकड़े तो उस प्रोजेक्ट में अगर पहला 3 बच्चे का काम उतना ढंग से नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट का ओवरऑल आउटपुट में इफेक्ट पड़ेगा उतना। और इसी मुताबिक अगर जो पिछले 3 ये लास्ट में जो 3 बच्चे थे, अगर उसका आउटपुट ज़्यादा कम हुआ तो उसका ज़्यादा इफेक्ट प्रोजेक्ट का ओवरऑल आउटपुट में नहीं आएगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? मतलब तुम ये कहना चाहते हो ये वेटेड रहेंगे? एकदम, हमने ठीक है। वेटेड ही बताया, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम से समझ। हाँ ठीक है, समझ गया। तो आप इस लिनियर इक्वेशन को थोड़ा बारीकी से मैथमेटिकली देखते हैं। क्या है ये लिनियर इमेजेस? क्लियर आ रहा है? हाँ क्लियर आ रहा है। ओके, तो इस जो यहाँ पर हमने एक ग्राफ दिखा है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर लाइन ऑफ रिग्रेशन तैयार हुआ है, और यहाँ पर जो येलो डॉटेड पॉइंट्स है वो है उसका जो पॉइंट्स, ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन, ये पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पर जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है यहाँ पर, इसको हम इस पॉइंट को हमने धर लिया, ये पकड़ लिया वाई इंटरसेप्ट, इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर एक पहले बता देते हैं स्लोप। स्लोप होता है इसका जो स्लोप वो हम पकड़ सकते हैं, उसको हम B1 से डिनोट किया। एंड एरर मतलब हमने इस पॉइंट से मेन लाइन को जितना डिफर किया उसको हम ये आइडेंटिफाई करता है एरर से। तो इस बारे में जितना एरर है, इस बारे में उससे कुछ कम एरर है, तो इससे एरर समझ लेते हैं। तो अगर इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखे तो y इक्वल्स टू, y किस पर डिपेंड करता है? b0 प्लस b1x प्लस e फॉर एरर। तो यह से y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा है इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस एरर। तो अगर हमने इस इक्वेशंस को बारीकी से देखें तो ये इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा है। इज इट राइट?
क्योंकि यहाँ हाँ पर सी का मतलब स्लोप होता है, ये सी का मतलब ये जो इंटरसेप्ट है उसको हम सी हाँ पकड़ लेते हैं, तो इसको हम b0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और m से स्लोप को हम यहाँ पर b1 से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह इसी मुताबिक हमने अगर इस पूरी ये रिग्रेशन को चूज किया तो वो एक ये लीनियर इक्वेशन जनरेट करेगा। ओके, तो regression of coefficient क्या होता है? It is the slope of the line. It can have increase or decrease effect on the dependent variable. डिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट होता है उसके मुताबिक ये स्लोप डिफर करेगा। अगर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है तो ये स्लोप उसके मुताबिक डिफर करेगा। अगर किसी का स्लोप किसी का अगर स्ट्रेंथ कम हुआ तो स्लोप उसी मुताबिक डिफर करेगा। और इस स्लोप को तुम जैसे जतिन ने कहा वेट से भी ये समझ सकते हो, ये वेट ही है एक्चुअली। The regression of coefficient is a constant value that applied in a linear regression or multiple linear regression। ठीक है, तो मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन के अगर आगे हुआ तो क्या होगा वो हम देखेंगे। y-intercept क्या? This is can be described as the value क्या बोल रहा है भाई? कोई जतिन एक बार कर बताना। ये बोल रहा है कि जैसे तुमने बताया ई की वैल्यू क्या है रिग्रेशन लाइन से डिफरेंस उस हाँ पॉइंट का, हाँ ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ई की वैल्यू हम पुट क्या करेंगे ये वाई फंक्शन में, ये हर एक के लिए हर पॉइंट के लिए अलग अलग ये वाई फंक्शन निकलेगा या फिर हम कोई एवरेज लेंगे वैल्यू ई की? इसको हम अलग अलग लेके एवरेज करके उस पर कम करेगा। तुम लोग सारे पॉइंट्स का एरर निकाल के एवरेज लेंगे? या अच्छा, ओके ओके। तो वाई इंटरसेप्ट क्या है? वाई इंटरसेप्ट दिस इज द can be described as a value dependent variable given in a regression coefficient or x is set to 0. It can be expressed as y equals to c. It is also point in which line of regression covers the y axis. मतलब यहाँ पर ये जो y इंटरसेप्ट है ये बताता है जो ये y एक्सिस को एक कितने ऊपर से काटेगा उसके मुताबिक। एक सेकंड, तो अगर अगर हाँ, अगर किसी मॉडल का स्लोप अगर अगर किसी मॉडल का जो स्ट्रेंथ है वो अगर 0 होता है तो उसका जो मेन डिफाइंड होगा वो है वाई इंटरसेप्ट, वो बस यही होगा। ठीक है, तो ये डिनोट करते हैं। तो इसको थोड़ा हमने रेफरेंस दिया हुआ है लास्ट में, तो उसी से पढ़ लेना। तो हम लीनियर रिग्रेशन को यूज कहाँ कहाँ करते हैं? अगर हमें कोई ट्रेंड्स और सेल्स को एस्टिमेट करना है, ये अभी जो बिग बिलियंस डे या जो सेल्स चल रहा है वहाँ पर जो फ्लिपकार्ट अमेजन वो क्या कर रहा है, वो एक लीनियर रिग्रेशन से प्रेडिक्ट कर रहा है ए आदमी ए कस्टमर ये चीज़ खरीद सकता है। तो उसी मुताबिक उसके पास उस एडवर्टाइजमेंट उसका जो एडवर्टाइजमेंट वो ज़्यादा जा रहा है। तो उसकी मदद से और एक क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस चेंज। हम इसी मदद से हम चेक कर सकता है जो इन नियर फ्यूचर एक सामान का प्राइस कैसा चेंज होने वाला है। अगर स्टॉक प्राइस का हिसाब से भी ये कह सकते हैं। असाइनमेंट ऑफ रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस डोमेन।
इंश्योरेंस डोमेन या फाइनेंशियल जो सर्विसेज होता है वहाँ पर ये लीनियर रिग्रेशन के मुताबिक हमने देख सकता है जो अगर हाँ कोई कंपनी एक चीज में इन्वेस्ट करे तो उसका रिस्क क्या होता है और उसका प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो इसी मुताबिक वो जानबूझकर वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं। तो लीनियर रिग्रेशन के एडवांटेजेस क्या है? Linear regression is simple to implement and easier to interpret output of the coefficient. As we see, this is a very simple enough and simple one to implement and very easy to interpret because it's also work on the continuous variables. When you know the relationship between the independent and the dependent variable have a linear relationship, the algorithm is the best to use because it lets complexity to compare the other algorithm. अगर हमने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक रिलेशनशिप में फेंक दिया, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया इन दोनों वेरिएबल्स के बीच, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा एंड वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। और क्या है, linear regression is susceptible to overfitting, but it can be avoided using some dimensionality reduction technique, regularization L1 and L2 technique, etc. and the cross validation। मतलब ये linear relationship linear regression में ओवरफिटिंग का एक इशू आ सकता है, तो उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक या रेगुलराइजेशन जैसे कुछ टेक्निक से तो अगर हमने वो यूज करें तो उस डेटासेट्स के अंदर से हम उस ओवरफिटिंग को हटाकर एक प्रॉपर रिलेशनशिप खड़ा कर सकता है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस क्या है। Linear regression technique outlier can have a huge effect on the regression and the boundaries and the linear in this technique। तो मतलब अगर हमने सोचा जो एक लाइन हमने एक मॉडल खड़ा किया जिसका हमने 1 से 10 तक वैल्यू का लेकर एक लिनियर लाइन खींची। अगर हमने टेस्ट लिंक डेटा सेट में या प्रेडिक्शन डेटा सेट में अगर हमने 100 या 1000 वैल्यू पुट किया तो वहाँ पर एक आउटलायर जनरेट होगा जो एक ह्यूज इफेक्ट फेंक सकता है इस सिस्टम के जो बाउंड्री जो ह्यूज इफेक्ट करेगा किसके रिग्रेशन इन द बाउंड्रीज में। Diversely, real regression assume a linear relationship between independent and dependent variables. That means it assumes that there is a straight line relationship between them. It assumes independence between the attribute. तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप एज्यूम करता है। तो इसके साथ हमने बहुत अगर कोई तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन का जो रिलेशनशिप है ये वही बस ये प्रेडिक्ट कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लिनियर रिग्रेशन आल्सो लुक्स अप रिलेशनशिप बिटवीन द मीन्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Just as the mean, it is not a complete description of a single variable. Linear regression is not a complete description of a relationship among the variables. लिनियर रिग्रेशन क्या होता है, वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं देता, वो बस वो मल्टीपल जो वेरिएबल्स होता है उसके अंदर अगर कुछ रिलेशनशिप हुआ, अगर कुछ रिलेशनशिप मिला तो वो उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। और मल्टीपल जो वेरिएबल्स है उसके मुताबिक उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होता है एक मॉडल पर वो डिपेंड करता है। तो अब आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिनियर रिग्रेशन में हमने क्या देखा, लिनियर रिग्रेशन एक लिनियर जो लिनियर रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करता है, लेकिन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन it depends upon the value of the categorical variables, so it's produce the output in the true false or 0 1। और इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं, वो डिस्क्रीट होता है। तो इसकी मदद से हमने डिफाइन कर सकता है
जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है वो कैटेगोरिकल इन नेचर होता है, मतलब वो ट्रू फॉल्स होता है या 0 1 होता है या मल्टीपल क्लस्टरिंग्स का होता है जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा, बट नॉट ये कंटिन्यूअस वन। इसको हम ये लॉग लॉस फंक्शन यूज करता है तो एरर कैलकुलेट करने के लिए, और ये दो तरीके का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एंड बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब आ रहा है एक बड़ा क्वेश्चन, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक बड़ा फर्क है। लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्ट करता है, लीनियर रिग्रेशन क्लासिफाई नहीं करता, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो क्लासिफिकेशन करता है। उसका एक बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता है। मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन एज द इमेजेस शो इट कैन प्रेडिक्ट ओनली ट्रू और फॉल्स और 0 1 1 0 और 1, but in multi-class classification it can predict 0 1 2 3 etc in multi-class, not in binary. So types of logistic function, logistic function mainly दो टाइप का होता है, मैंने जब अभी बताया। बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन इट्स यूज्ड टू व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ डिकोटोमस, मतलब इस ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो दो ही तरफ का आउटपुट दे सकता है, या 0 1 और ट्रू फॉल्स एटसेट्रा। A multinomial is depend on the outcome of the variable has the more than two category. अगर हमने जो चीज को प्रेडिक्ट करने वाला है वो दो से ज्यादा कैटेगरी से होगा तो वो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करता है। तो इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इक्वेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। यह पर हमने ये लीनियर रिग्रेशन में था वो क्या था, y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस ई। यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर इस इक्वेशन को फॉलो करें तो हम एक लीनियर फॉर्म जनरेट करवाएंगे, लेकिन इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम इस एक सेम चीज को हम थोड़ा चेंज कर लिया। कैसे? हमने जो y का वैल्यू मिला है उस y का वैल्यू को हम लॉग कर लिया y बाई 1 माइनस वाई से। ऐसे करने से हमारे पास जो लाइन ऑफ रिग्रेशन होता है वो एस कर्व की होता है। तो इससे हमने जो फॉर्मूला डिफाइन किया वो क्या है, log ऑफ y बाई 1 माइनस वाई इक्वल्स टू सी प्लस b1 इंटू एक्स वन। यहाँ पर b है क्या, b है यहाँ पर जो बेस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ से हम देख सकते हैं। ये c क्या है, c होता है कांस्टेंट लीनियर में जो हमने b0 से डिफाइन किया था, और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और लास्ट आता है एरर। एरर से हम उसका जो एरर होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरी बार उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमने इस टाइप का जो वेरिएबल्स लिया तो उस वेरिएबल से मदद से ये जो टोटल सिस्टम हुआ उसकी मदद से वो पूरी सिस्टम को एक एस कर्व में फेल देगा। अगर इसके बाद हमने कोई नया डेटा को लेकर, नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना हुआ तो वहाँ पर वो जो वेरिएबल वो किसी भी पोजीशन में आ सकता है इस पूरी एस कर्व में। यह तो उससे हम कैसे प्रेडिक्ट करें जो वो 1 होगा या 0, उसके लिए हमने थ्रेशोल्ड को यूज करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर हमने सोच लिया एक इस मॉडल में थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0.5, तो वहाँ पर अगर जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो 0.6 है, 0.5 का ऊपर है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे वैल्यू ऑफ 1 से, आउटपुट 1 होगा। अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू का नीचे होगा तो उसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। तो इस प्रोडक्ट इसी मदद से हमने पूरी जो आउटपुट है उसको क्लासिफाई कर लिया, ये दो या इसमें से किसी भी एक सिस्टम में होगा, तो इसी मदद से ये क्लासिफिकेशन में आ जाता है। तो हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज क्यों करना पड़ेगा? If the dependent variables are in non-parametric and we don't have homodyssencity,
द देन हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करेंगे। यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ओनली टू लेवल्स। अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा, जो ए 1 होगा 0 होगा, ये मेल फीमेल होगा, या हमने अगर फ्रूट्स के अंदर से डिलीट करें तो ये एप्पल होगा, बनाना होगा या ऑरेंज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन के अंदर ए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। इफ मल्टीवेरिएबल नॉर्मलिटीज आर इज सस्पेक्टेड, अगर मल्टीवेरिएबल नॉर्मलिटी को हमने देखना चाहे तो वहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ ऑब्वियस चॉइस। And if the model, if the relationship doesn't have the linearity in nature, then we also use the logistic regression. Now here one interesting thing is, here we say the b1, b2, etc. are along with the x1, x2, and etc. So the b1, b2, and the bi a variable coefficient of xi, this is the weight I discussed previously. It defines if the xi is how much is strength in the model, and by this we calculate the main model. So by this, if we further analysis it, then we can get it the how each and every independent variables, if each and every multiple independent variables are interconnected by strength. तो अब आता है लिनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मेन जो डिफरेंस है वो क्या है। कोर कॉन्सेप्ट का है लिनियर रिग्रेशन का, वो है डाटा मॉडल यूजिंग द स्ट्रेट लाइन। लिनियर मॉडल में हमने जो डेटा है उसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करेगा जिसकी मदद से हमने जो लिनियर फंक्शनलिटी है उसको कंबाइन करके एक प्रेडिक्टिव वेक्टर से आकर हमने जनरेट करेंगे जो वो वेरिएबल उसको हम क्लासिफाई करेंगे। लिनियर जो रिग्रेशन है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल पर काम करता है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो कैटेगोरिकल वेरिएबल पर काम करता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, किंतु यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो वैल्यू आता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। Accuracy and goodness, it measures by loss, r squared, adjusted by r squared, etc. Our accuracy prediction equals the underscore, ROC curve, confusion matrix, etc. etc. टाइप्स ऑफ मैपिंग क्या होता है? ये जो लीनियर रिग्रेशन है वो मैप्स करते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्स के साथ कॉन्टिन्यूअस वाई को, लेकिन जो लॉजिस्टिक वेरिएबल्स है वो कॉन्टिन्यूअस वाई के साथ बाइनरी वाई को, कॉन्टिन्यूअस एक्स के साथ बाइनरी वाई को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने बाइनरी वाई से मतलब हमने यहाँ पर क्लस्टरिंग को इंट्रोड्यूस किया। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है? लीनियर रिग्रेशन में रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो एक लीनियर इन नेचर है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने क्लासिफिकेशन को सॉल्व किया, क्लासिफिकेशन कर डाला। एग्जांपल क्या है? अगर हमने वेदर ऐप के पर्सपेक्टिव से देखे तो वहाँ पर दो ही चीज यूज करता है। क्या? अगर हमने देखा जो नेक्स्ट 5 डेज का टेम्परेचर कितना होगा, तो वो आता है लीनियर मॉडल, लीनियर रिलेशनशिप से हम उसका टेम्परेचर मॉडल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूअस है। उसका जो ये प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर हमने पूछा था जो क्लाउडी होगा, स्नोई होगा या रेनी होगा, तो वो आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, जिसके मदद से हम डिफाइन कर सकता है एक प्रोबेबिलिटी के यूज कर से जो नेक्स्ट 5 डेज अगर क्लाउडी होगा या रेनी होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। So this is the end of this. So any question? मुझे तो समझ आ गया भाई। सही है ब्रो। क्लियर भाई, क्लियर भाई। Clear? Okay. Unfortunately यहाँ पर मैंने रेफरेंस डालना